नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। आज रुचि धर्मन पाठशाला में हम एक्चुअल में कह सकते हैं कि रियल हीरो से मिलने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे जो सामने है वो एक शिक्षक, एक एक्चुअल लाइफ के संघर्ष करता है। क्योंकि जब आप इनके बारे में जानेंगे, जो यही बताएंगे, और इनके बारे में जब स्ट्रगल देखेंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में जो आज पद अचीव किया है वो एक दिन के संघर्ष की बात नहीं है। अभी तक आपने जो लोगों को देखा, या आप कई बारी देखते हैं कि हम 20-20, 23-23, 25-25 साल में एक पद को ले लेते हैं, लेकिन आपके पास वो योग्यता है, आप वो पद 21 साल में ले सकते थे। और मैंने आपको एक बारी बोला था कि कई बारी पढ़ाई से ज़रूरी चीज़ें कुछ हो जाती है जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आप पे ये टैग लग जाता है कि इतनी उम्र के बाद आपका सिलेक्शन हुआ। लेकिन वो क्या समस्याएं थी, आज हम यहाँ के रियल हीरो से जानेंगे। क्योंकि मेरी नज़रों में इतने संघर्ष के बाद में, इतनी पारिवारिक परिस्थितियों से लड़ने के बाद में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद में आज आप जब इस तरीके से खड़े होते हैं तो इसे कहा जाता है अगला हीरो। तो चलिए, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं पूरे रुचि धर्मन पाठशाला की ओर से राहुल सिवहरे सर का, कि उनको उनके इस चयन पर बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। काफ़ी समय के बाद मेरे जीवन में कुछ चेंजेस हुए हैं जी। और पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी सारे पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। इस रिजल्ट के अलावा भी और भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और कौन कौन से रिजल्ट सर? मैंने अभी ऑल इंडिया लेवल पे यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें नेट जेआरएफ दोनों क्वालिफाइंग किए, और शायद मेरी रैंक ऑल इंडिया अंडर 100 होगी उसमें। अरे वाह सर, उसके लिए भी आगामी बधाई। और शायद सर आपका 2019 का फिर से इंटरव्यू? हाँ जी मैम, मुझे 2019 के इंटरव्यू से भी बहुत उम्मीद है, क्योंकि उसका मेंस मेरा बहुत अच्छा था इस बार की तुलना में, और जल्दी उसके इंटरव्यू शेड्यूल होने वाले हैं जी। तो हो सकता है कि जिसके लिए मैं घर से निकला था वो रास्ता पूरा हो जाए। एक्चुअली जिसके लिए सर घर से निकले थे वो रास्ता तो पूरा हो गया है। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, राहुल सर एक शिक्षक भी हैं। राहुल सर आज से नहीं, आज के 5 से 6 सालों से इन्हीं एमपीपीएससी के बच्चों के लिए तैयारी करवा रहे हैं, और इनके मार्गदर्शन में इनके ही बच्चे ना जाने हर बैच से कितने डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बने। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल मैम, मुझे खुशी है वो बच्चे मिलते हैं। जैसे मनीष धनकरी है, वो इंटरव्यू के समय तक लगभग हमसे जुड़ा रहा, और आंसर राइटिंग क्लासेस में बहुत से बच्चे आए, और लगातार जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो सब मिलते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि चलो हम सब साथ में ट्रेनिंग भी कर लेंगे अब। जी। और एक बात और, राहुल सर इसके अलावा जेआरएफ और इन सब एग्जाम को क्वालिफाई करने के अलावा एमपीपीएससी भी क्वालिफाई करा है, लेकिन ये सारे रिजल्ट मेरे को लगता है सर ये 3 से 4 महीने के अंदर। बिल्कुल मैम, 2023 कुछ मामलों में बहुत अच्छा रहा, कुछ ही मामलों में, स्पेशली रिजल्ट के मामलों में तो अच्छा रहा। नेट जेआरएफ हो या ये वाला फाइनल रिजल्ट हो, ये दोनों अच्छे रहे, और 19 के रिजल्ट से भी उम्मीद है कि वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अभी एग्जाम जो दिए हैं प्रीलिम्स वाले, अभी 4 मेंस पेंडिंग है जी। 21 के दोनों मेंस, फॉरेस्ट और सिविल सर्विसेज, और 22 में भी इच्छा नहीं थी देने की, लेकिन फिर भी दिए, तो वो दोनों भी क्लियर हो जाएंगे जी। मतलब सर का 2023 फुल पैक है ना? और इसके पहले ऐसा लग रहा था सर को कि तैयारी छोड़ दिया जाए। छोड़ने का तो नहीं, लेकिन ये लग रहा था कि हो सकता है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, हम तो लगातार अच्छा कर ही रहे थे, लेकिन रिजल्ट बहुत लेट हुए, तो ये लगा था कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में ही कर रहे हैं तो जेआरएफ हो चुका है, तो फाइनली मूव ऑन करके किसी और स्टेट का प्रोफेसर का एग्जाम निकाल के वहाँ शिफ्ट हो जाएं। अच्छा। लेकिन इसी बीच वो चीज जर्नी भी है अभी, और इसी बीच पीएससी ने एक अच्छी रिजल्ट दे दिया है, तो अभी हम कंटिन्यू यही करेंगे। अरे वाह सर, आप अपने बारे में कुछ बताएं कि परिवार में आप कितने सदस्य, क्या, कैसे तैयारी कैसे चालू करें? मैम, मेरे परिवार में माता पिताजी और छोटा भाई है। माताजी तो हाउसवाइफ है, गृहिणी है। पिताजी बिजनेसमैन थे, लेकिन थोड़ी उनकी स्वास्थ्य खराब था, तो घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। छोटा भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और अच्छा कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमसे बहुत आगे निकलेगा, मेहनती है बहुत। हम चारों लोग हैं, छोटा परिवार है हमारा। और इसके अलावा मैं इंजीनियर हूँ, 2014 पास आउट हूँ। 16 से मैंने तैयारी शुरू की जॉब छोड़ने के बाद। 17 में पहले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुँचा। मेरी 785 थ्योरी थी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। 18 में भी मैं इंटरव्यू तक पहुँचा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ।
19 का मेरा इंटरव्यू वेटिंग में है, 20 में मैं आपके सामने हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। 21 और 22 में जो प्रीलिम्स परीक्षाएं हो चुकी हैं उसमें मेरे इतने नंबर हैं, दोनों में 80 प्लस हैं, दोनों सीसेट वगैरह में भी। तो मैं फॉरेस्ट के लिए भी एलिजिबल हूँ और सिविल सर्विसेज के लिए भी, यानी 4 मेंस मेरे पास अभी ऑलरेडी हैं लिखने के लिए। अरे वाह सर, मतलब जैसे सर और मैं एक ही साथ पढ़ाते हैं, सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। मैंने सर से एक बार प्रश्न किया था, सर आपके हर बार, क्योंकि बात होती है, मैं हर बार सर से पूछती हूँ सर आपके प्रीलिम्स में कितने नंबर आ रहे हैं। सर हर बार बोलते हैं 80 प्लस। फिर मैंने अगले प्रीलिम्स में बोला सर कितने नंबर, फिर बोलते हैं 80 प्लस। फिर अगले प्रीलिम्स में पूछा सर कितने नंबर, 87। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने एक आध बार 80 प्लस भी मैं गलत बोल रही हूँ, एक आध बार ही मैंने 85 से नीचे नंबर सर के सुने इस बार होंगे। 83 है, इस बार हो गए 83। इस बार बता देते हैं आपको, 80 से तो रहे ऊपर नंबर। तो मेरा यही, अभी हम आगे सर से स्ट्रेटजी जानेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल रहा होगा कि 5 बार 6 बार जितने बार भी दिया, हर बार प्रीलिम्स में 80 अबव नंबर, तो लाए कैसे। तो इसी चीज के लिए हम आज सर से मिले हैं, प्री मेंस इंटरव्यू सबकी स्ट्रेटेजी हम बिल्कुल खंगाल खंगाल के सर से पूछने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सर आपको अभी कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैम सबसे और खासकर आपके घर। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरा जीवन तो वैसे ही है, सुबह 8 से लेक्चर लेना शुरू होता हूँ, शाम को 5 बज जाते हैं, कब दिन निकल जाता है मालूम नहीं। लेकिन हाँ, मेरे माता पिता बहुत खुश हैं और मुझे लगता है कि उनकी उम्र 10-10 साल बढ़ गई है, क्योंकि वो बहुत सीधे सच्चे लोग हैं। वो मुझे संघर्ष करते देखते थे, लेकिन चूंकि हमारे बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर रहा, मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे हम लोग, तो पापा मम्मी ने सोचा नहीं था कि हमारे परिवार से संभवतः ऐसा कोई व्यक्ति निकलेगा जो सिविल सर्विसेज में जाएगा। लेकिन अब उन्हें विश्वास हो गया कि, और उन्हें लगता है कि 19 में मैं और बेहतर कर सकता हूँ। तो मेरा जीवन तो नॉर्मल है, जैसा कल था वैसा आज था। बस ये है कि एक जॉब सिक्योरिटी हो गई है कि मैं पढ़ा रहा था अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छा मेरा पैकेज भी है, लेकिन एक जॉब सिक्योरिटी हो गई है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये रही कि उनकी जो खुशी है वो मुझे बहुत सेटिस्फाइड करती है। मैं अभी जाऊंगा, वो मेरा वेट कर रहे होंगे, 1 घंटे मुझसे डेली बात करते हैं, पहले कम बात करते थे। उन दिन थक गया होगा तो इसको आराम कर लेते थे, लेकिन अब वो मुझसे खूब बात करते हैं, सुख दुख की बात पूछते हैं कि आगे क्या करना है और कब तक पढ़ाओगे। तो उसका मेरे पास कोई आंसर नहीं होता फिलहाल। सर एक लिंक से हटके, जैसे कि आप ये भी प्रश्न पढ़ते होंगे कि सर शादी कब करोगे, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल मैम, शादी तो करनी ही थी और शादी करेंगे ही। अभी 19 का इंटरव्यू हो जाए, उसके बाद मतलब इस दीपावली के बाद पूरी प्लानिंग है, उसके बाद सर्च करेंगे चीजें। सर मेरे अलावा जैसे, हाँ मेरे अलावा जैसे और भी बच्चे होंगे, हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि प्रश्न आता है कि क्या, हम लोगों ने कई बार सुना है कि सिलेक्शन होने के बाद में रिश्ते आना चालू हो जाते हैं, ये हो जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैम। 3 से 4 दिन हुआ है रिजल्ट। हाँ, 3-4 दिन हुआ है, बिल्कुल। अब मैम जिस कम्युनिटी से मैं हूँ वहाँ पर ये भी है कि लोग अच्छे खासे बिजनेस में हैं, लेकिन आजकल जो सोसाइटी का मिजाज है, सच्चाई है, सोसाइटी एक गवर्नमेंट सर्विस में सिलेक्टेड लड़का चाहता है, उनकी संख्या कम है, और लिस्ट में जब वो अपने यहाँ कास्ट सिस्टम भी है, लोग देख लेते हैं, तो रिश्ते तो बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन अभी मैं उन सब से हटकर, इतना समय मैंने अपनी पढ़ाई को दिया है, मैं चाहूँगा कि 19 पर फोकस करूँ और उसके बाद देखेंगे। शादी ब्याह सबको करना ही है, हम भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल 19 से बहुत होप है कि फाइनली जिस मंजिल के लिए मैं निकला था, थोड़ा दूर रह गया हूँ उससे, वो फाइनली मिल जाए। अच्छा जी सर, जैसे कि आपने बताया ये जर्नी आपकी लगभग, मुझे लगता है ये 4था या 5वां अटेम्प्ट रहा होगा। 17 से, हाँ ये मेरा मतलब अब ये 4थे अटेम्प्ट में हो गया। हाँ। लेकिन दे तो चुके हैं 2 और। हाँ तो वही तो सर, इतनी लंबी जर्नी में, और आप तो बिल्कुल फाइनल स्टेज में जा के, मतलब 1 2 4 नंबर से अपन रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ऐसा नहीं लगा कि तैयारी छोड़ दें, या आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपने की, वो हम लोग भी बच्चों के साथ जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या चीजें थी जो आपको मोटिवेट रखती थी? मैम सबसे अच्छी बात ये रही मेरे साथ में, समय लगा, लेकिन उसमें सिर्फ हमारी गलती नहीं है जी। आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में जो परीक्षाओं में डिले हुआ, आप जानते हैं, आप शिक्षक भी हैं, बच्चे भी जानते होंगे। हमने 17 से तैयारी शुरू की, तो हमारा कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि प्री न हुआ हो, प्री हुआ तो मेंस भी हुआ, जितने प्री दिए उतने इंटरव्यू तक पहुंचे हम, है ना। 4 के 4 इंटरव्यू में से तीसरे वाले में सिलेक्शन हो गया, चौथा वाला पेंडिंग है। तो खुशी इस बात की रही
कि जो कुछ हो रहा है उसमें पूरी गलती हमारी नहीं है। जैसे हम प्रीलिम्स से या मेंस से बाहर होते तो एक बार को माना जा सकता है कि या तो भाग्य कमजोर है या हम कमजोर हैं, चूंकि परीक्षा ही लेट हो गई तो हम क्या कर सकते हैं। इस बीच में पढ़ाते भी रहा और इस बीच कई सारे बच्चे मिले जो हमारा मोटिवेशन का कारण बने, आप जैसे दोस्त मिले वो भी मोटिवेशन का कारण बने। तो मुझे सबसे बड़ा मोटिवेशन यही रहा कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाइंग किया, एमए किया, इंजीनियरिंग करने के बाद एमए किया, उसमें भी लगभग गोल्ड मेडलिस्ट होता मैं अगर कोविड नहीं आता, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑनलाइन पद्धति पर था, प्राइवेट वालों को नंबर मिले नहीं। थर्ड और फोर्थ सेम में मैंने डीएवी भी टॉप किया और फर्स्ट और सेकंड भी मुझे लिखने मिल जाता तो मैं वहां भी टॉप कर लेता और शायद गोल्ड मेडलिस्ट मिल जाता। लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अच्छे परसेंट से एमए किया और नेट जेआरएफ पहले अटेम्प्ट में किया और लगा हुआ हूँ मैं अपना। सर एक चीज और, जैसे आपने, हम ये जानना चाहेंगे प्री मेंस और इंटरव्यू इन सब की तैयारी में क्या स्ट्रेटेजी रखी, कैसे तैयारी करी, उसका एक विस्तृत रूप से हमको बताइए सर। मैम प्रीलिम्स मेरा हमेशा अच्छा रहा, आपने शुरू में ही बताया कि मेरे नंबर कैसे रहे। आज भी मैं इस बार का प्रीलिम्स देना नहीं चाहता था, कुछ फैमिली इश्यूज थे, रिजल्ट तो आया नहीं था, कुछ पर्सनल इश्यूज थे, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँगा अगर प्रीलिम्स के लिए 100% पढ़ना होता है तो मैंने 0.001% पढ़ाई नहीं की, ना मैं प्रीलिम्स देना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेंस ही लिखना है तो मेंस तो ऑलरेडी 21 वाला लिखने है ही हमारे पास। दोस्तों ने कहा कि ठीक है अब एग्जाम तो दे लो, माता पिता भी साथ में रहते हैं, उन्होंने ही बोला, क्योंकि रिजल्ट इतने लेट हो रहे थे कि थोड़ा सा लग रहा था कि इतने सारे मेंस, 2 मेंस ऑलरेडी हैं, 2 रिजल्ट इंटरव्यू के हैं, फिर कैसे होगा। तो अभी मैं देने गया और फाइनल जो परसों ही जो लिस्ट आई है, मतलब जो नई लिस्ट आई है उसकी मेरे 83 क्वेश्चन ठीक हैं और लगभग 80 के आसपास मेरे सी सेट में ठीक है, तो वही हम फॉरेस्ट भी दे लेंगे। सर 83 नहीं, मेरे को तो लगता है जो एक भारत छोड़ो आंदोलन वाला है वो भी, हाँ, और एक जो खुद पिछले साल आयोग मतलब परसेंटेज वाला वो 85 ही है, मतलब मैं सही थी। मतलब 98 के हिसाब से परसेंटेज निकालें तो 85% हो जाएगा। जी जी। तो मैं यही कहूंगा कि मैंने 17 में जब तैयारी शुरू की तो सबसे बड़ी बात यही थी कि प्रीलिम्स को लेकर बहुत फोबिया था लोगों में। मैं हॉस्टल में रहा, मैंने भी हॉस्टल लाइफ 3-3.5 साल देखी है, लॉकडाउन से पहले मैं हॉस्टल में ही रहा और उस हॉस्टल में एक एक व्यक्ति मुझे जानता है कि मैंने कितनी मेहनत की होगी। मैं छत पर सुबह शाम पढ़ता था क्योंकि उस समय लेक्चर कम होते थे, पढ़ाना शुरू ही किया था मैंने, तैयारी शुरू की थी, मुझे ठीक पढ़ने में था तो मुझे एक इंस्टीट्यूट ने पढ़ाने का मौका दे दिया था। उतना पैसा मिलता था कि मतलब इंदौर में फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तो ठीक स्थिति में हम, तो वो मैं भी उनको मिठाई खिलाने गया जब मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि 3 साल से दूर था उन लोगों से। तो वो यही बोले कि चीज़ें डिले हो गई लेकिन हमको भरोसा था कि राहुल जरूर लौट के आएगा, मिठाई खिलाने आएगा, और वो चाहते थे कि मैं डीसी के रूप में आऊँ। तो मैं उनको विश्वास दिला के आया हूँ कि शायद अगली बार डीसी के रूप में ही आऊँ। बिल्कुल आएंगे सर, और फिर से हम सर जब डीसी बन के आएंगे फिर से एक इंटरव्यू मिलेगा। थैंक यू मैम, ऐसा ही हो। तो प्रीलिम्स के लिए यही था कि मैंने टेस्ट बहुत लगाए और लोग टेस्ट लगाने के बाद टेस्ट को फेंक देते हैं कि ये सिर्फ एक कागज है। मैंने टेस्ट लगाने के बाद में उस टेस्ट का एनालिसिस किया और प्रीलिम्स में जितने मेरे क्वेश्चन गलत हुए मैं उनको इकट्ठे करते गया। मेरे पास 10-12 हज़ार क्वेश्चन हो गए, मतलब एक अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में। प्रीलिम्स निकल तो रहा ही था हर बार। उन 10,000 क्वेश्चन में 8,000 क्वेश्चन में ये था कि वो सब मेरे गलत हुए थे, और गलत क्वेश्चन अगर हो रहे हैं तो उन क्वेश्चन में दम होगा। और जब भी प्रीलिम्स आता मैं उनको देख कर जाता, हर बार 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन वहां से मिलते। 70-72 नंबर लाए जा सकते हैं, 10 नंबर वहां से मिल जाते हैं, 2-3 नंबर लॉजिकली ठीक हो जाते हैं। भाई मैम ने कहा 80-85 नंबर आ जाते हैं, तो मुझे ये ठीक लगा। और बाकी हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, लेकिन मैंने स्मार्ट वर्क भी किया। पुराने क्वेश्चंस देखे, मैंने ये देखा कि पहले के क्वेश्चन जो है मैंने 90 तक के क्वेश्चन लगाए। उसमें अगर ऐसा पूछा गया है कि महाभारत के डायरेक्टर कौन थे, बी आर चोपड़ा थे, अपन जानते हैं। ये 93 में पूछा है। मैंने सारे क्वेश्चन देखे। 17 में जब मैं आया तो मैंने एक लिस्ट बनाई उन टॉपिक्स की जो मैं नहीं जानता। मेरे पास लगभग 100-150 टॉपिक हो गए, उनको मैंने एक कॉपी में लिख लिया। प्रीलिम्स में यही है ना, फैक्चुअली तो आता है। उन 100-150 लिस्ट में से 5 क्वेश्चन, गलत क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन, और सही क्वेश्चन तो आप एक बार सही करते हो दूसरी बार सही कर दोगे। ऐसे करके मुझे प्रीलिम्स ने इतना प्रेम दिया कि मुझे प्रीलिम्स जितना प्रेम शायद किसी ने भी नहीं दिया होगा।
अपने पूरी जिंदगी में। सर एक सीक्वेंस और, जैसे अब ये हुआ हाँ। कि तैयारी कैसे करें, जी। सब्जेक्ट का सीक्वेंस, सब्जेक्ट के लिए कौन से सोर्स प्रेफर करें, हाँ। कैसे सब्जेक्ट को रखें, प्रीलिम्स के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, वो बताइए। मैम प्रीलिम्स के लिए ये है कि प्रीलिम्स का सिलेबस अगर ठीक से समझ लिया बस स्टूडेंट ने, गलती ये होती है कि स्टूडेंट बिना सिलेबस के किताबें खरीद लाते हैं, और अमूमन 10 में से 8 बच्चे ऐसा करते हैं, शायद हम भी उनमें से एक होंगे, लेकिन हम बहुत जल्दी समझ गए कि प्रीलिम्स किताबें खरीदने से निकलने वाली चीज़ नहीं है। आप बड़ी भारी भारी किताब ले आए आपने, अब तो हम लोगों के समय तो स्टार्टिंग कर रहे थे तो जियो आया था, तो अभी मोबाइल नहीं थे, सिम तो आ गई थी। आप लोगों के पास मोबाइल भी है, सिम भी है, सब कुछ है आपके पास, रील भी है, वीडियोस भी हैं, और फ्री वाईफाई भी है। फ्री वाईफाई भी है, तो सब कुछ इंटरनेट के भरोसे। इंटरनेट बहुत आपके लिए उपयोगी है, लेकिन हर चीज इंटरनेट के भरोसे करो नहीं, कुछ आपको अपने लॉजिक लगाने पड़ेंगे, अपने पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे। इंदौर में अच्छी मार्केट, अच्छी बुक मार्केट है, आप खुद तय कीजिए कि कौन सी किताब चाहिए। चूंकि हमने 19 और 20 दोनों सिलेबस पढ़े हैं, 17, 18, 19 में एक सिलेबस, 20 में दूसरा सिलेबस देख लिया। इस बीच हम लोगों ने उस समय ये किया कि पहले तो तय किया कि कौन सी किताबें अच्छी होती हैं, उसके लिए गाइडेंस लिया। जैसे कि आप मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से अच्छी कोई किताब नहीं हो सकती, वैसे ही हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि एस.के. पांडे पढ़नी चाहिए। अब तो सिलेबस की डिमांड चेंज हो गई, हमारे साथ अच्छा ये है कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे तो नए सिलेबस में भी काम आ गया। तो जो अच्छी किताबें हैं उनकी एक लिस्ट आप बना लो और उन किताबों से शॉर्ट नोट बनाओ, ये सोचकर कि आप अपने लिए बना रहे हो। अच्छी किताब, अच्छी क्वालिटी की कॉपी खरीदो, जिसको आप स्पाइरल वाली कह सकते हो, उसको मोड़ के पढ़ सको। मैंने अपना प्रीलिम्स का जो शुरुआती फेस है, जो मुझे आज तक लाभ दे रहा है, 80% मैंने घूम घूम के पढ़ाई की। यानी कि अब तो वजन बढ़ गया, थोड़ा पैसा कमाने लगे। पहले वजन मेंटेनेंस लिए रहता था कि 5-6 घंटे तो सुबह शाम घूम के पढ़ लेते थे, और वो चीजें आज भी याद हैं। आज भी मैं किताब में क्लास में पढ़ाने जाता हूँ, चाहे 8 घंटे क्लास हो, चाहे 9 घंटे क्लास हो, मैं घर से भी खाली हाथ आता हूँ, वापस भी खाली हाथ जाता हूँ। कोई हो, एथिक्स हो, पॉलिटी हो, पवेड हो, ना मुझे किताब की जरूरत पड़ती, और मैं बच्चों को इतना लिखा देता हूँ कि उनकी कॉपियां भर जाती हैं। और ये मेरी आज की मेहनत नहीं है, ये मेरी वो हॉस्टल की मेहनत है, जब मैं घूम घूम के पढ़ता था, और वो काम आ रही है। रिवीजन का यही तरीका है कि दिन सुबह उठकर आप रिवीजन करो, सुबह 6 से 8-9 जब ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, आप वाकई में आप अगर रिवीजन कर रहे हो तो हो सकता है सिलेक्शन के बाद भी आपको चीजें याद रहें। सिलेक्शन तो एक केवल पड़ाव है, जिंदगी बहुत लंबी है। जी बिल्कुल, जिंदगी बहुत लंबी है। सर उसके बाद मेंस की तैयारी कैसे करी आपने? हाँ मैम, मेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स इम्पोर्टेंट है, मेंस भी इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स हमें मेंस तक पहुंचाता है, लेकिन मेंस हमें पोस्ट तक पहुंचाता है, ये बात याद रखिएगा। अगर प्रीलिम्स नहीं है तो मेंस नहीं है, इसलिए प्रीलिम्स को हल्के में ले सकते, लेकिन प्रीलिम्स निकाल कर खुश नहीं होना है। उससे आपको कोई एक गुलदस्ता नहीं देगा। मुझे अगर गुलदस्ते मिलते तो लाइन लग जाती, इतने प्रीलिम्स निकाले मैंने, है ना। लेकिन आपको आपका इंटरव्यू भी जब ही होगा जब आप पोस्ट लोगे। बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूँ, इस पूरे जो मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें मेंस का रोल जाता है। मेरी थ्योरी अच्छी है, इंटरव्यू नंबर का। मेंस में भी मैंने सुना है कि बोलना चाहिए जिनकी बहुत अच्छी पोस्ट है उनसे भी ज्यादा नंबर है। अब मैं ऐसा कहूंगा नहीं, लेकिन ये बच्चे देख सकते हैं कि लिस्ट तो है, लिस्ट सबके पास है। सर के मेंस में भी जो नंबर है वो उन लोगों से ज्यादा है जिनकी पोस्ट बहुत अच्छी है, लेकिन हम ये चीज बोलेंगे नहीं। नहीं बोलूंगा, मैं भी नहीं बोलूंगा, सबकी अपनी मेहनत है, जी है ना। तो मेंस में भी बहुत ज्यादा नंबर है, तो हम अब मेंस के बारे में सर से पूछते हैं। सर हमको मेरा विस्तृत रूप से बताइए, पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक में पूरी चीज कि कैसे कैसे करें। और सर चूंकि आप टीचर हैं, तो आप हमको यहाँ 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर भी बताएंगे। बिल्कुल बता दूंगा मैम। मैं बात शुरू करता हूँ बोलने से, फिर लिखने पर आऊंगा। मेंस को आप हमेशा प्रायोरिटी में रखिए। जैसे मेरा पहला मेंस था 17 का, मुझे 785 अंक मिले थे। 785 उस समय उससे कम वालों की डीसी भी मिली थी, क्योंकि उनके इंटरव्यू में भी अच्छे थे। मुझे इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स मिले थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ये भी ऑन रिकॉर्ड है, आयोग की साइट पर सब पड़ा हुआ है ना। मेरा नाम राहुल शिवर है, आप चेक कर सकते हो। इस बार का भी कर सकते हो। इस बार की थ्योरी मेरी अंडर 30 होगी, है ना। तो मैं मेंस में ये है कि मैंने ये समझ लिया था कि मेंस याद करने वाला नहीं है, मेंस का मतलब है मैनेजमेंट। और मैंने ये अपने बच्चों को क्लास में भी कहा है कि मेंस में आप जैसे बच्चे मिलते हैं वो बोलते हैं कि सर हमारी स्पीड कमजोर है। हाँ, एक इशू है, हम याद करते हैं भूल जाते हैं, दूसरा इशू है। तीसरा, हम आंसर राइटिंग करते हैं, हमारे आंसर अच्छे नहीं आते। ऐसे कई इशू हैं। मैंने कि इन इशू को साइड में रखकर पढ़िए।
आयोग को आपसे कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। वो नहीं देख रहा कि आपकी आंखें कितनी काली हो चुकी हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे चाहिए 200-250 लोग, और वो लोग मिल जाते हैं जिनकी स्पीड भी अच्छी है, राइटिंग भी अच्छी है, वर्तनी भी अच्छी है, और उनको याद भी रह जाता है, वो रिवीजन भी कर लेते हैं। क्योंकि वो ये एक्सक्यूज नहीं देते, क्योंकि इसे कौन सुनेगा? आप सुनोगे, आप अपने मन को समझा लोगे, आयोग को क्या समझा लोगे आप? आयोग को तो मतलब है आपकी अच्छी कॉपी से। और उसी के लिए मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि पहले नंबर पे तो माइंड को समझाओ कि किसी को आपसे सहानुभूति नहीं है, स्पेशली आयोग को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो बच्चे आए जो हमसे सहानुभूति की अपेक्षा रखें। ऐसे लोग आए जो प्रशासन में जाएं, उनको जो काम सौंपा जाए वो बहुत अच्छे से कर सकें, कड़कता से कर सकें, हार्डनेस से कर सकें, है ना। अब रही बात मेंस में स्ट्रेटजी की, तो देखो मैं अब ये नहीं कहना चाहूंगा कि 19 के पहले क्या था, वो भूतकाल हो चुका है। अगर आज के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सिलेबस बहुत बड़ा है जी। 30 नंबर की यूनिट के लिए पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। इसके लिए स्मार्ट वर्क ही काम आएगा, मैनेजमेंट ही काम आएगा। जैसे मैं पेन यूज कर रहा हूँ जी, बिल्कुल सर। जैसे मुझे तो आदत है लिखने की, जैसे कि मेंस है हमारा और ये है 1400 का। इस बार हाईएस्ट गए 808 नंबर एक ही व्यक्ति के, बाकी तो 770 के ऊपर 2 लोग हैं और 730 के अंदर में लगभग टॉप 30 लोग हैं, है ना। इन 1400 में से पहले नंबर पे तो आप टारगेट बना लो कि मुझे 800 से 850 नंबर लाने हैं। अब जिनको लाने, जिनका आगे है, जिनका होना था तो हो गया। मैं नहीं कहूंगा 900 950 लाओ, मैं व्यवहारिक बातें करता हूं, मैं ऐसी बात ही नहीं करता, क्योंकि इतना तो सीख लिया है 4-5 साल में कि कोई बोले 1000 नंबर लाने, अरे 1000 नंबर आयोग देता ही नहीं है तो कहां से लाओगे। अगर आपके 700 नंबर भी आ रहे हैं और टॉपर हो तो भी आपके लिए 100% हो गए ना। तो आपका टारगेट पहले ही हो। क्यों बच्चे क्या करते हैं, 2-4 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं और उन पर इतना परेशान होते हैं, यार ये कहाँ है, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा। हमको अगर 1350 नंबर का भी अटेम्प्ट कर दिया हमने, बाकी से ज़्यादा कर दिया, तो भी इतने नंबर लाए जा सकते हैं। दिक्कत क्या है, हम अपना समय उन चीज़ों में ज़्यादा खराब करते हैं जिनके कोई आंसर नहीं है। आप प्रीलिम्स में देख लो, मेंस में देख लो, 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आयोग के अलावा किसी को मालूम नहीं होते। और फेल होने वाले, फेल नहीं बोलना चाहिए, मतलब गलती करने वाले, मैं कठोर शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, गलती करने वाले बच्चे हमेशा उन्हीं के पीछे भागते हैं। अरे आप 99% पर जाइए ना, 1% को गोली मारिए। हमको सीबीएसई में थोड़ी ना है कि 100 में से 100 नंबर लाने हैं, हमको लाने हैं 100%। और अगर 1400 में से आपके 700 आ रहे हैं, 800 आ रहे हैं, 850 आ रहे हैं, और आप सबसे ज़्यादा नंबर ला रहे हो, तो वो 100% हो गए। मेरे JRF में 100 क्वेश्चन सही है 150 में से, और मेरी 99% है। इसका मतलब ये है कि मुझसे 2-4-8 लोगों के नंबर ज़्यादा हैं। तो मैं इसका क्यों दुख मनाऊं कि मेरे 50 क्वेश्चन गलत है। अरे वो उस लेवल के थे, नहीं बने, हम पर किसी पर भी नहीं बने। 100 में JRF हो गया, ठीक है। MPPSC में 731 थ्योरी है, हम नौकरी भी करते हैं। 19 का इंटरव्यू था, थोड़ा सा इंटरव्यू का खराब होने का दबाव भी था। अगर मैं ईमानदारी से उतनी पढ़ाई कर पाता जितना मैंने 19 में किया था, तो ये थ्योरी 50 नंबर और बढ़ सकती थी। ये तो मैं चाह ही नहीं रहता ये मेंस दूं, क्योंकि 19 का इंटरव्यू 3 साल लेट हुआ। फिर अचानक से 20 दिन पहले मालूम चलता है इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, तो हम भी इंसान हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। MA के पेपर थे फाइनल सेम के, तो वो सब चीज़ों का प्रभाव पड़ा और बहुत कम पढ़कर भी इतने नंबर आ गए टॉप 30 में। तो ये है कि हमारी स्ट्रेटजी ठीक है। हो सकता है कि हमारी नॉलेज कम हो किसी से, लेकिन स्ट्रेटजी ठीक है ना। तो इस पर काम करना है। दूसरा जो हमारे पेपर हैं, फर्स्ट टू लेकर 6th नंबर तक, इन सब की डिमांड अलग अलग है ना। जैसे मैं एथिक्स पढ़ाता हूँ, मैडम हिंदी पढ़ाती हैं, मैडम ऐसे भी पढ़ाती हैं, तो 3 विषय तो आपके सामने ही खड़े हुए हैं, है ना। ये है 500 नंबर के। लोग इनको बहुत इग्नोर करते हैं, जबकि मुझे लगता है कि 50% नहीं तो 35% समय देना चाहिए, क्योंकि इन 4th + 5th और 6th मैम के होगा, ये मेरा हो गया। 500 में से 350 नंबर लाए जा सकते हैं। देख लीजिए 350 तो आ ही चुके हैं। टॉपर के 800 नंबर है, 708 हैं। अब बचे कितने, 550 नंबर, 450 नंबर, सॉरी। 900 में से क्या 450 नंबर नहीं मिलेंगे आपको, 500 नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन हम अपना पूरा दम, पूरी ताकत यहाँ लगा देते हैं। लगानी चाहिए, लेकिन इसे इग्नोर नहीं करना है। अब पेपर फर्स्ट में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और MP है, बहुत लेंदी है। सेकंड में हमारा पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ये वाला है। थर्ड में साइंस है। मेरा निवेदन है उन बच्चों से जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं, हम तो फिर भी इंजीनियर हैं, ठीक है, टेक्निकल थोड़ा बहुत समझते हैं। जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं,
जिनको लगता है थर्ड पेपर ने चीज़ें बिगाड़ी हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इंजीनियर वाले भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बेचारे, वो भी नहीं पढ़ते थे, तो ये मान के चलो कि वो आपका पढ़ रहे हैं, आप उनका पढ़ रहे हो। अपने समय के कुल पढ़ने का आप 2 घंटे आज से लेकर मेंस तक से पेपर थर्ड के नाम कर दो कि 2 घंटे तो पढ़ना है। हमने भी तो यही किया, हमको भी बायोलॉजी से डर लगता है, हमने 11th 12th नहीं की, पॉलिटेक्निक वाले हैं 10 से डिप्लोमा में चले गए थे। सुबह उठकर फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कोई एक चीज पढ़नी है तो पढ़नी है। हिस्ट्री का पहला पेपर था हमारा, अभी तो नंबर नहीं आए, उसके एक दिन पहले हमने सोचा कि हिस्ट्री को ही पूरा समय दिया जाए, ज्योग्राफी को, एमपी को। एमपी और ज्योग्राफी थोड़ी ठीक है, हिस्ट्री थोड़ी सी वीक थी, तो भी 1 घंटे बायोलॉजी पढ़ी कि अब वो फर्स्ट और सेकंड के बाद तीसरे दिन नंबर आएगा, जब तक भूल ना जाए। तो उसका फायदा ये हुआ कि कई सारे लोग हो सकते हैं थर्ड पेपर से बाहर हो गए उस बार, कि पेपर बहुत लेवल का था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हो सकता है कि नहीं पक्का मैम? सर, पक्का। तो वो हमें दिक्कत नहीं आई। अब वो कितने नंबर आएंगे, मार्कशीट आएगी तो आपसे शेयर करवाएंगे, मैम से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस चीज से डर लगता है उसे कमजोरी मत बनने दो, उसके साथ काम करो। हमने थर्ड पेपर पे काम किया, चूंकि मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से मैंने डिप्लोमा भी किया, इंजीनियरिंग भी की है। टेक्नोलॉजी में मुझे बहुत तकलीफ नहीं है, एनर्जी में तकलीफ नहीं है, एनवायरनमेंट में तकलीफ नहीं है, कंप्यूटर में तकलीफ नहीं है। तकलीफ जहाँ थी वहाँ काम कर लिया, बाकी चीज़ें अपने आप हो गई। तो इनके लिए प्रॉपर सोर्स, मैं किसी नोट्स की आपसे बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ। मैं यही कहूँगा कि ये आपका विवेक है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स, मैम आपको सजेस्ट कर सकती है, मैम का ये चैनल है, मैम आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। एक अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स आप ले सकते हो, प्लस एक अच्छी किताब ले सकते हो। अगर आपके पास 1 साल है लेकिन आपका 22 का या 21 का मेंस है, तो जो है उसको रिवीजन कर लो। अभी नोट्स बनाने बैठोगे तो दिक्कत। लेकिन अधिकतर मेरी वीडियो वहां तक पहुंच रही है, मेरी बात मैम के थ्रू पहुंच रही है कि आप अगर 1 साल बाद देने वाले हो, आपकी एज कम है या आपका 24 में ही आपका अटेम्प्ट है, तो अभी बहुत समय है। दीपावली तक आप अच्छी किताबें और नोट्स लेकर अपने खुद के नोट्स बना लो। फिर आप 2 महीने प्रीलिम्स पढ़ लोगे तो आपकी समझ बन जाएगी। और जब 3 महीने मेंस में मिलेंगे, 100-125 दिन मिलेंगे, तो कम से कम तकलीफ इस बात की नहीं होगी हम क्या पढ़ें, हमारे नोट्स हैं। उनको ऐसे कर लो ना, जैसे आप एक स्पाइरल कॉपी ले लीजिए, इतने पे नोट्स बनाइए, इस हिस्से को छोड़ दीजिए। ये प्रीलिम्स पास होने के बाद सिनॉप्सिस बनाने के लिए काम आएगा, हमारे आज तक काम आ रहा है। कुछ अपडेट करना है तो अपडेट इसको छोड़ दीजिए प्रीलिम्स पास होने के बाद के लिए। इसमें आप सिनॉप्सिस प्लस करंट का डेटा, कुछ आंकड़े, कुछ सूचकांक, जो ये यूज नहीं करता वो मेंस में से मक्कारी कर रहा है। हम लोग सर्वे पढ़कर गए हैं, सर्वे सीधा नहीं आता, लेकिन अगर आपको मैं बता दूं, 11 नंबर में क्वेश्चन आया, मध्य प्रदेश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान। अगर सर्वेक्षण नहीं पड़ा होता तो कैसे लिख देते? पर्यटन के बारे में हम डेटा कैसे दे पाते? तो ये जो चीज है, ये इस चीज में हमारी लिखी हुई थी और हम डेटा पॉइंट टू पॉइंट लिख कर आ पाए, और उसका शायद कुछ फायदा मिला भी होगा। आपको भी मिलना चाहिए। हमको समय कम मिला पढ़ने का, नौकरी भी करते रहे साथ में, और कुछ और इश्यूज भी थे। आपको बहुत अच्छा समय मिला है, आप 1 साल 1.5 साल आपके पास हैं, आप हर चीज़ पढ़िए। मैम आपको गाइड कर ही रही हैं। हमें भी मैम बुलाएंगी, कभी कैसी कोई क्लास रख लेंगे जिसमें आपको एक लेक्चर इसी पर ही बता दें, क्योंकि अभी ये तो टॉक शो है, इसमें पूरी बात कर लेंगे तो फिर बाद में कैसे आपसे मुलाकात हो पाएगी। हम एक सेशन पक्का सर से रखने वाले हैं। हाँ, जैसे कि सर ने 4, 5, 6 का कहा, तो सर 4 के लिए एक अलग से सेशन लेंगे। हाँ, 4 के लिए 4th पेपर में कैसे करना है। प्लस सर पॉलिटी के भी टीचर हैं, तो पर्टिकुलर हम पॉलिटी में, और सर के नंबर भी आप देखिएगा, मार्कशीट आएगी, बहुत अच्छे नंबर होंगे, तो हम पॉलिटी में भी सर से वो गाइडेंस लेंगे। और अभी भी भले ही आज है, लेकिन हम अभी भी सर से 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर की स्ट्रेटेजी बिना जाने तो जाने नहीं देंगे। तो अब अगली हमारी जो बात है सर 3, 5 और 11 पे ही है। आपको पता है बिल्कुल। मैं इतना बस कह दूं कि पेपर 2 और पेपर 4 मैं पढ़ाता हूं, चूंकि तो मुझे जैसे मौका मिले, अभी थोड़ा व्यस्त शेड्यूल चल रहा है, जैसे थोड़ा समय मिलेगा मैं एक बार तो आपको जो बता सकता हूं अपनी क्षमताओं के अनुसार जरूर बता दूंगा। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। थैंक यू मैम, आप मौका दे रहे हो इतना। ठीक है सर, हमको 3, 5, 11 पे आप थोड़ा सा बताइए। देखो, अब एट अ टाइम मैम ने पूछ लिया है, मुझे जो पुराने क्वेश्चन याद हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बहुत याद हैं और उसका मुझे फायदा भी मिला है, आपको भी होने चाहिए। कम से कम हर स्टूडेंट को जो सीरियस है, जिसको जो पोस्ट लेने घर से निकला है, उसको प्रीलिम्स के नहीं तो कम से कम मेंस के क्वेश्चन तो याद होने चाहिए कि यार 17 में क्या था, 16 में क्या था। ऐसा क्यों?
जब आप पढ़ते हो ना तो आपको मालूम चलता है कि आप सही डायरेक्शन में हो। अगर आपको यही मालूम नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, वहां से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा टॉपिक पढ़ रहा है जिसे आज तक पीएससी ने नहीं पूछा, तो आपने क्या उसमें अच्छा कर लिया? आपने खुद को तकलीफ ही दे ली, आपकी कॉपी समय दोनों खराब कर लिए, लेकिन आपने कम पढ़ा और वहां से एक 11 मार्कर आ गया, तो मान के चलिए कि अगली लिस्ट में आपका नाम श्योर है, क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हो। दिशा का बहुत रोल है इसमें। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस जो मुझे पॉलिटी के और एथिक्स के एक आध दो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं जो मुझे याद आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं क्लास में बताता हूं, वही क्यों पता नहीं दिमाग में आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन 19 में मुझे याद है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, बंधुत्व। चूंकि मैं पॉलिटी वाला व्यक्ति हूं तो मुझे वही चीज याद आती है। अब इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसे कैसे लिखता मैं आपको ये बता दे रहा हूं। 3 मार्कर में अगर ये क्वेश्चन आता तो आप सबको पता है ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में है ना, और प्रस्तावना में जितने शब्द लिखे हैं वो प्रस्तावना के आदर्श हैं, और ये क्वेश्चन भी पीएससी पूछ चुका है। तो मैं अगर इसे 3 मार्कर में लिखूंगा तो मेरे दिमाग में स्पष्ट है 20 शब्द से ऊपर ना जाए और पूरी बात भी हो जाए। जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, सीधे जो है वो लिख देंगे, प्रस्तावना में वर्णित न्याय का एक आदर्श, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रस्तावना में वर्णित एक आदर्श। ये एक पॉइंट हो गया, 4-5 शब्द हो गए। दूसरा मैं बता दूंगा इसका शाब्दिक अर्थ। मैं 3 लाइनें यूज करता हूं, ऊपर से लिखता हूं नई कॉपी में। शाब्दिक अर्थ में क्या बता दूंगा? भाईचारे की भावना। ये दूसरा पॉइंट, 3 ही तो लिखना होता, 3 मार्कर है। और इसका तीसरा बता दूंगा उद्देश्य, और उद्देश्य है देश की एकता। मैं परेशान ना हूं, उनको हटना पड़ रहा है तो नीचे की तरफ लिख रहा हूं। देश की एकता, अखंडता व विविधता का संरक्षण। ये 3 लाइनों में हो गया। आप काउंट कर लो, 20 से ऊपर शब्द नहीं होंगे। बंधुत्व, इतना विविधता हमारे देश में है, अगर भाईचारा नहीं होगा तो टूट जाएगा देश हमारा, है ना। इसलिए एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और उद्देश्य। मुझे जितना पता है, 17 की मैंने अपनी कॉपी देखी है, मुझे 45 में से 45 नंबर 3 मार्कर में मिले थे। स्ट्रेटजी यही थी कि कम लिखो, सही लिखो और टू द पॉइंट लिखो, है ना। बस ये आपको ध्यान रखना है। मैम स्लाइड चेंज कर देंगे जी। अब जैसे मान लो कोई 5 मार्कर का क्वेश्चन है। 5 मार्कर के क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं, या उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के चक्कर में पढ़ते हैं। नहीं, 5 मार्कर का जो पैटर्न चेंज किया है इसीलिए किया है कि हर कोई वो 6 नंबर वाले क्वेश्चन में डायग्राम चित्र बना के रहा था। वो पीएससी को नहीं चाहिए, वो क्वालिटी नहीं चाहिए थी। उनको चाहिए निचोड़, पूरी एक थ्योरी जो पूछ रहे हैं उसका आप कंक्लूजन बता दीजिए। कंक्लूजन मतलब होता है कि आप वो आंसर दीजिए जो सबसे बेहतर हो, और हमें अनावश्यक आपका प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। जहां हो सकता है वहां होना चाहिए, अनावश्यक नहीं चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आया भी था, नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत, 5 मार्कर में। अब इसका इंट्रोडक्शन मैं इस तरीके से लिखूंगा कि 3-4 बातें आ जाए। जैसे इसका अगर मैं आंसर लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा 1 जनवरी 2015 को स्थापित नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत। अब देखो, इंट्रोडक्शन भी हो गया और क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा था। इसमें एक फैक्ट ये आ गया कि मैंने डेट बता दी, दूसरा मैंने नीति आयोग का नाम बता दिया, और इंट्रोडक्शन से ज्यादा बात क्या हो गई, उसने पूछा क्या, हम वहां पहुंच गए। अब जो 8 लाइन बची हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या बता नहीं पाएंगे हम। ग्रामीण विकास हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया, अंत्योदय हो गया, सतत विकास हो गया, जनसांख्यिकी लाभांश हो गया। एक आध लाइन बचेगी तो महत्व बता देंगे कि इन सिद्धांतों पर कार्यरत नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे रहा है। एक ही लाइन में इंट्रोडक्शन, 1 लाइन और 2 लाइन में हमारा वो हो गया। बस मैं यही बताना चाह रहा हूं कि 1 लाइन में कुछ ऐसा लिख दो पहली लाइन में कि वो इंट्रोडक्शन भी हो जाए और आपके आंसर की शुरुआत भी हो जाए। फिर बाकी लाइन में आपको जो कंटेंट देना है, जो आपकी समझ है, उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए, है ना। इसी के साथ में एक 11 मार्कर बता ही देता हूँ मैम की।
डिफरेंट स्ट्रेटेजी चाहिए हमें। बिल्कुल। 11 मार्कर में मैम आप ही कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, नहीं बच्चे कहेंगे मैं अपने मन से अच्छी बता रहा हूँ। नहीं नहीं सर ले सकेंगे, आप अपने मन से कोई भी बता दीजिए। और हम ये भी करेंगे कि सर को जो अगला जो भी सेशन रखेंगे हाँ। हम उसमें और भी प्रश्न लेंगे, फिर वो प्रश्न हाँ, मेरे बिल्कुल। होंगे और हम ये भी बिल्कुल। कर लेंगे, एक लाइव सेशन ही रख लेंगे सर, मैं वही चाहता हूँ कि कि आप बच्चे डायरेक्ट आपसे हाँ, पूछ पाए वो। बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे तो मुझे भी अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। ऐसे तो मैं वही बताऊंगा जो मुझे आता है, लेकिन विश्वास कीजिए जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, सुबह से लेक्चर होते हैं, भागकर मैम के पास आया हूँ क्योंकि घर भी पहुंचना है। तो ऐसा मैं कुछ प्रिपेयर होकर नहीं आया था कि यहाँ मुझे तो लगा मैम बस मुझसे बोलेंगी सर आप कैसे हो, मैं बोल दूंगा ठीक हूँ। यहाँ तो आंसर राइटिंग कराई जा रही है। टीचर है ना इसलिए वो चीज निकल रही है। तो सर जो 11 मार्कर में बताइए आप। एक 11 मार्कर बता देता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन आ जाए, क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सर ने खुद ही टफ क्वेश्चन लिया। हाँ, समालोचना, ताकि मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि विशेषताएं बता के चला जाऊं। जैसे क्वेश्चन आ गया, मैं यहाँ पूरा नहीं लिखूंगा, आप सुनिएगा पूरा। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और इसका मूल्यांकन कैसा करना है, समालोचनात्मक। और क्लास में मैंने कई बार कराया भी है तो इसलिए मुझे दिमाग में भी आ जाता है। और बच्चों की समालोचना पे बड़ी समस्या होती है। ये वो क्वेश्चन होता है जिसके बाद वो ये नहीं कहते कि समालोचना, वो ये बोलते हैं कि हमें समालोचना पर ही क्वेश्चन दीजिए, हम करेंगे समालोचना। समालोचना का सीधा मतलब होता है सुझाव सहित आलोचना। आलोचना मतलब आप तर्क के साथ किसी की निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, और उसमें उसको सुझाव दे दो कि आप देखो, हम बोले कि मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर राज्य है, ये आलोचना। हम बोले मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर राज्य है लेकिन हमको स्किल डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ये हो गई समालोचना। बुराई भी है, सुझाव भी है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं 11 नंबर में लिख रहा हूं तो निश्चित तौर पर मेरा स्पष्ट फॉर्मेट क्या बन जाएगा, मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा। इंट्रोडक्शन में बता दूंगा कि पंथ निरपेक्षता होता क्या है। 2 से 3 लाइन में मैं पंथ निरपेक्षता की परिभाषा बता दूंगा। जैसे मैं लिखूंगा कि पंथ निरपेक्षता से आशय ऐसा राष्ट्र जिसका कोई घोषित राज धर्म ना हो लेकिन व्यक्तियों को सभी धार्मिक अधिकार हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। जो मैंने भारत को जोड़ा, मेरा इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। इससे ज्यादा मैं लाइन वेस्ट नहीं करता क्योंकि 2 ही पेज मिलते हैं, ठीक है। दूसरा मैं सीधे बताऊंगा आधार, क्योंकि समालोचना जब कर पाएंगे जब हम ये बता पाए कि भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कैसे है। यहां पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 जितने मुझे पॉइंट आते हैं सब बता दूंगा। जैसे कि संविधान की प्रस्तावना हमको क्या घोषित करती है, पंथ निरपेक्ष। मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको पंथ निरपेक्ष बनाता है। हमारे देश में IPC CRPC लागू हैं जो सब पे समान रूप से लागू होती हैं। हमारा राष्ट्रध्वज हो, राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, किसी धर्म विशेष से प्रभावित नहीं है। हमारे यहाँ धर्म के नाम पर वोट मांगना इलीगल है, आचार संहिता का उल्लंघन है। ये बिंदु बता दिए। इसके अलावा अवसर की समानता जो मिली है उसमें धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। हमें वोट देने का अधिकार है, वो सार्वभौमिक मताधिकार है, सभी धर्म जाति के लोगों को वोट देने का अधिकार है। इतना सब हमने बता दिया, ये होगा आधार। अब हम बता देंगे आलोचना। पहले आलोचना बताएंगे और गियर चेंज कैसे करना है दोस्तों, ये पॉइंट नहीं लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है और खुद का नहीं कहना है। ये बोलना है विभिन्न विद्वानों ने कई आधारों पर हम भारत के पंथ निरपेक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। बस सवाल खड़े किए, आलोचना शुरू। हमको नहीं बदला कि हमने खड़े किए हैं, हम तो होते ही कौन है ये बताने वाले, साधारण से लोग हैं जिन्होंने सवाल खड़े किए। उनको मतलब एक शब्दों में दूसरे के कंधे में बंदूक रख के चला। बस विद्वान बोल दो, विद्वान ही कर सकते हैं, आम आदमी तो कर नहीं सकता। विद्वान ये कहते हैं मैम, जैसे 2 3 4 पॉइंट आलोचना के बताते हैं कि भारत में धार्मिक सब्सिडियां दी जाती हैं, हज सब्सिडी दी जाती है, मानसरोवर सब्सिडी दी जाती है। सेकुलर कंट्री में ऐसा नहीं होता। दूसरा, हमारे यहाँ कई सारी पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर बनी है, जैसे शिवसेना हो गया, अकाली दल हो गया, AIMIM हो गया, ये भी सवाल खड़े करते हैं। तीसरा, हमारे यहाँ कॉमन सिविल कोड लागू नहीं है। ऐसा कोई दुनिया में देश नहीं है भारत को छोड़कर तो कहने को सेकुलर और कॉमन सिविल कोड लागू नहीं कर पाया हो। तो ये 3 4 5 आलोचना बता दी। हाँ, और पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर खुला वोट मांगते हैं। तो ये सब आलोचना है और हम नहीं कर रहे हैं, ये विद्वान कर रहे हैं, हम तो निमित्त है, माध्यम है केवल। उसके बाद फिर जैसे ही आपने ये बता दिया, अब आप बता दो समालोचना, यानी कि हमें समालोचना लिखना नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये बोर्ड पर लिख रहा हूं, पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे, हालांकि इन बातों से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता। अब आप किस गियर में आ गए, समालोचना में।
ऐसा बोल दो, जहां तक हज सब्सिडी का सवाल है सरकार उसे खत्म कर चुकी है। जहां तक धर्म के नाम पर वोट मांगने का सवाल है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करके उस पर रोक लगा दी है। जहां तक कॉमन सिविल कोड लागू होने की न बात है, सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। हो गई समालोचना। निष्कर्ष में क्या लिख दोगे? निष्कर्ष में बिल्कुल छोटा सा निष्कर्ष क्या लिखोगे? उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि कुछ सीमाओं के बावजूद भारत दुनिया का सबसे बेहतर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। 2 लाइन में आपका निष्कर्ष हो गया। बस अब इस प्रकार के आंसर जब आप देते हो तो चेक करने वाले को भी एक फ्लो मिलता है, आपकी समझ मिलती है और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है अगर आप चीजें काम आई होंगी आपके, तो आप इस पर काम करोगे और आपको इसका लाभ भी होगा। बिल्कुल। सर, मतलब इतना अच्छा तरीके से समझने का मौका हमको मिला, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार सर से आपके साथ में लाइव सेशन आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सर को लाइव लेकर आऊं और सर से आप जितने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। इसलिए बोल रही हूँ बच्चों यहाँ पर, क्योंकि सर के नंबर वास्तव में मेंस में बहुत अच्छे हैं, है ना। अगर मेंस में प्रीलिम्स में, जो कि हमारा एग्जाम का गेट होता है, अगर आप प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं करोगे तो मेंस की तो बात छोड़ ही दो। और दोनों में सर मास्टर है, मास्टर ही है मतलब वास्तव में। ठीक है, तो आप प्रीलिम्स के लिए भी अगर चाहते हैं तो हम सर को लाइव लेकर आएंगे, भले ही सर कितने ही बिजी हो हम सर को लाइव लेकर आएंगे। मेंस में अगर आप चाह रहे हैं, अभी बता दीजिए 17 जुलाई को भी मेंस है, किस सेशन में चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, कमेंट करिए, हम सर को लाइव लेकर आएंगे। मेंस का भी आपका डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाएगा। अगर आपको लग रहा है कुछ क्लास लेना है, सर को कुछ क्वेश्चन करने हैं, सर ऐसे क्वेश्चन का आंसर, आप फ्री है, आप कमेंट कर दो, सर से ही बताओ कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, 4, 5, 6 में स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो वो भी आप मैसेज कर देना, अदरवाइज वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तो भी हमने इस वीडियो के माध्यम से एक स्ट्रेटेजी तो जान ही ली है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर सर थोड़ा सा अगर हम ये बात करें कि आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अब हम किस बारे में, मतलब किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मेरे सभी आप स्टूडेंट हो, दोस्त हो, भाई जैसे हो, भाई बहन जैसे हो, मैं इतना ही कहूँगा कि इस जर्नी में तकलीफें बहुत आती हैं। मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ क्योंकि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ। हालांकि मेरे अंदर कितनी तकलीफें हैं ये मैं ही जानता हूँ। तकलीफें आएंगी तो तकलीफों के लिए हमें दुखी होकर नहीं बैठना है। हमें पहली बात तो किसी को तकलीफें बतानी नहीं है, क्योंकि उससे चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। हमें हमेशा स्माइल रखनी है, क्योंकि चीज़ें सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, कुछ नियति भी तय करती है। इस तैयारी के दौरान जब जब परेशान हो तो आप इस बात को सोचना कि आपसे भी कितने कमज़ोर लोग होंगे जिनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, जो ईंट भट्टों पर काम करते हैं, जो बेचारे सिग्नल्स पर पैसा मांगते हैं। वो हो सकता है उनको मौका मिलता तो वो IAS और डिप्टी कलेक्टर वही होते, हम लोगों का नंबर ही नहीं लग पाता। हम लोग इतने सक्षम है कि हमें तैयारी करने का मौका भी मिला है, इसी के लिए खुद को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। कभी कभी देर लग जाती है, कभी आप खुद कारण होते हो, तो कभी और दूसरी समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो तो एक दिन सूरज जरूर निकलेगा, आप मुस्कुराओगे, आपके इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, इसलिए तो कहा जाता है कि सूर्योदय के पूर्व घोर अंधेरा होता है, और ये आपका कल का होमवर्क है, आपको इसको पल्लवन करके दिखाना है। ठीक है, 10 नंबर में। चलिए मिलते हैं फिर से एक हिंदी के लेक्चर के साथ में, एक नए इंटरव्यू के साथ में, और हुआ तो सर के नए लेक्चर के साथ में हम मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहे आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे रुचि धर्मन पाठशाला की ओर से सभी को बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। और आपके आगामी जीवन के लिए भी हम ये चाहेंगे कि आप हमेशा हर जगह इसी तरह अपना परचम लहराएं और अपने जीवन में हर जगह सफलता प्राप्त करें। थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद मैम, सभी का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।